यही हिंदुस्तान जिसके साथ 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं, आधा हमारा मुल्क कर दिया हिंदुस्तान ने। जनरल मुशर्रफ उनके साथ एक अमन का मुआहदा करने जा रहे थे, जिसके साथ उनका ये ख्याल था कि कश्मीर का मसला इशू हल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, नहीं हो और वो सका, हल क्या था कि 50 साल के बाद जाके बात करेंगे। अभी इसको ठंडा रहने दो, ठंडा बर्फ डाल दें और बाकी नॉर्मलाइजेशन कर लें। तो वही थे जिन्होंने कारगिल किया था, ठीक है। और ये जिन्होंने कारगिल किया था, नवाज शरीफ को उतार दिया, वही थे नवाज शरीफ साहब जो कि ये खुद सेटलमेंट करना चाह रहे थे। जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर आपके अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले दे, तो आप किधर जाएंगे? खित्ते में नवाज शरीफ, आपको पता है, वो एक पीसनिक है, डिप्लोमेसी है जी, वो उसकी धज्जियां उड़ गई। अब आपके साथ कौन बात करेगा, कौन नेगोशिएट करेगा, आपके जुबान कॉन्फिडेंस कौन इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि अगर अजमल कसाब पकड़ा नहीं जाता तो वो किसी समीर चौधरी नाम से हिंदू काउंट किया जाता, क्योंकि उसने हाथ में कलावा भी पहना था। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर यही एक चीज़ की जाती, क्योंकि देखिए 26/11 आरएसएस की साजिश करके एक दिग्विजय सिंह ने एक बुक भी लॉन्च करवाई थी, मतलब कांग्रेस नहीं करवाई थी। ये सारी चीज़ें कही जाती। अब वो तुकाराम नहीं होते जो हेड कांस्टेबल थे शायद महाराष्ट्र पुलिस में, अगर उन्होंने कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो ये सारी चीज़ें ऐसे आती कि भाई किसी हिंदुओं ने यहाँ पर अटैक किया है, क्योंकि उनके आई कार्ड भी बने हुए थे इंडियन। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद कसाब के बारे में कई सारी, हालांकि पाकिस्तान मना करता रहा, लेकिन पाकिस्तान का एक मीडिया हाउस भी है जो कसाब के घर पर पहुंच गया था। हालांकि फिर भी उन्होंने ये कहने से मना कर दिया कि नहीं वो पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन हम सबको पता है कि उसको वो पाकिस्तानी था और किस तरीके से उनको ट्रेन कर करके भेजा जा रहा था। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यही हिंदुस्तान जिसके साथ 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं, आधा हमारा मुल्क कर दिया हिंदुस्तान ने। जनरल मुशर्रफ उनके साथ एक अमन का मुआहदा करने जा रहे थे, जिसके साथ उनका ये ख्याल था कि कश्मीर का मसला इशू हल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, नहीं हो और वो सका, हल क्या था कि 50 साल के बाद जाके बात करेंगे। अभी इसको ठंडा रहने दो, ठंडा बर्फ डाल दें और बाकी नॉर्मलाइजेशन कर लें। तो वही थे जिन्होंने कारगिल किया था, ठीक है। और ये जिन्होंने कारगिल किया था, नवाज शरीफ को उतार दिया, वही थे नवाज शरीफ साहब जो कि ये खुद सेटलमेंट करना चाह रहे थे। और अब आज ये है कि इमरान खान साहब जो कि बड़े हिंदुस्तान के दोस्त बनते थे और हिंदुस्तान जाते थे और आते थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे वहाँ, और यहाँ आके इल्ज़ाम लगाते थे हमारी एजेंसियों के ऊपर कि आप नॉर्मलाइज नहीं करते, वो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। और एस्टैब्लिशमेंट जो है और अपोजिशन जो है वो कह रही है नॉर्मलाइज करो, पानी यहाँ तक आ गया है, हम जंगें नहीं कर सकते, हम दिफा कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता, नोट वरी अबाउट दैट, मगर हमने मईशत को चलाना है, आवाम को कुछ देना है, और ये जो सिलसिले में हम दलदल में फंस रहे हैं मारे जाएंगे। हमारा ये बॉर्डर भी अनस्टेबल है, ये बॉर्डर भी अनस्टेबल है, टेररिज्म हो रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये हमने टैकल करने दें इन चीज़ों को और आपस की जंगें ख़त्म करें। और आगे खान साहब तैयार ही नहीं। खान साहब कहते हैं हम नॉर्मलाइज भी नहीं मैं करूँगा, मैं अमेरिका के साथ भी ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। अरे भाई किस दुनिया में तुम रह रहे हो? और फिर आप पंगे लेने शुरू कर दिए आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा, मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा अपने सियासत के मकासद के लिए। ठीक है, ये बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का और रियासत का। और इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बिल्कुल बेहोश हैं, उन्हें पाकिस्तान का पता ही नहीं जो हालात है हमारे। जाहिर है हमारी सारी जो डिप्लोमेसी है वो उसकी धज्जियां उड़ गई। अब आपके साथ कौन बात करेगा, कौन नेगोशिएट करेगा, आपके जुबान कॉन्फिडेंस कौन इसके बारे में। खित्ते में नवाज शरीफ, आपको पता है, वो एक पीसनिक है। उस समझा जाता है कि जो भी हिंदुस्तान करे, नवाज शरीफ उठ के खड़े होके ये नहीं कर सकता है, ये करोगे तो हम जंग लड़ेंगे। अच्छा। तो मेरे अपने ख्याल में ये नवाज शरीफ का एक रोल जो है अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ वो आदमी है 9 में भागा क्लिंटन के पास और कहने लगा कि हमें बचाओ, नहीं तो ये जंग के तरफ हम जा रहे हैं कारगिल के मामले से। जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर आपके अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें। मियां साहब थे श्रीलंका में, वहां से टेलीफोन किया मोदी को, कहा मैं जाके करूंगा इसकी तहकीकात। अभी तो मोदी ने इल्जाम ही नहीं लगाया था आपके।
और फिर आके FIR दर्ज करा दी आपने और फिर तहकीकात खुल गई। अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, वहां रेफर की गई। आप इसको यूं सोचें कि अगर आपका डिफेंस मौजूद है और जेन्युइन डिफेंस है, आपका फॉरेन ऑफिस ये कर सकता है, लेकिन फॉरेन ऑफिस के हाथों पांव काट दिए जाएं और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले ले, तो आप किधर जाएंगे? तो ये तो एक बहुत बड़ी हमाकत हुई है। एक शख्स ने अपने आप को बचाने के लिए सारी रियासत को दाव पे लगा दिया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इस किस्म के लोग जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। आप जो मर्जी कह लें नवाज शरीफ के बारे में या आसिफ जरदारी के बारे में, वो इस किस्म की हरकत कभी नहीं कर सकते। और जो एक ज़माने में जरदारी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था वो मेमो गेट का, वो भी आपने देखा कैसे गायब हो गया, उसमें से कुछ नहीं निकला। अभी एक सहाफ़ी है, उन्होंने ये कहा कि मैंने पूरे के 6-7 सवाल अस्करी क़यादत को भेजे कि आप जवाब दें, ये खत आपने देखा, आपको पता है इसके अंदर थ्रेट है या नहीं, वगैरह। अरशद शरीफ साहब, अच्छा, उन्होंने DG ISPR को लिखा। अच्छा, उधर से जवाब ये आया कि आप हुकूमत से पूछिए। ओके, तो उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया ना कि भाई आप हमसे क्यों पूछते हैं, हुकूमत से पूछिए। अस्करी क़यादत इस वक्त न्यूट्रल है। अच्छा। अस्करी क़यादत ना गवर्नमेंट को डिफेंड करेगी ना क्रिटिसाइज करेगी। अब ये जो है इस पे जो फैसला होगा, जाहिर है अस्करी क़यादत वहाँ बैठी होगी, वो अपना मौक़िफ़ देगी। और मैं आपको बता दूं क्या मौक़िफ़ होगा। क्या होगा? कि देखिए, हमारे हिसाब से तो ये कोई ख़ास थ्रेट वेट नहीं है। अच्छा, ये बातें होती हैं। और ये अगर बात पहले ही हमारे तल्लुकात बड़े ख़राब हुए हैं ऐसे ममालिक के साथ जिनसे हम तजारत भी करते हैं, IMF लोन्स भी लेते हैं, जो FATF को भी कंट्रोल करते हैं, जो IMF को भी कंट्रोल करते हैं, सारा कुछ ये। और ये बातें जब बाहर निकलेंगी तो सोचिए वहाँ से कोई बयानबाजी शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। तो ये हमारे रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि इस चीज़ को आगे बुलाया जाए। और हमने भी देख लिया है, हमारा ये ख्याल है कि इस चीज़ को अब छोड़ देना चाहिए। इसको कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिकली डील करें इन चीज़ों के साथ, मगर इससे ज़्यादा बड़े हल्के से तरीके से वो समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर खान साहब समझते हैं तो और बात है, नहीं समझते तो और बात है। मगर अब ये जो हुआ ना कि जी स्पीच करनी थी आज, वो रुक गई है ना, तो कोई हिदायत आई होगी ना, कोई प्यार मोहब्बत से बताया होगा कि ना करो और ना कोई बात निकल जाए। आगे हमारे तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और इसमें जान नहीं है इस चीज़ में। अब खान साहब डटे हुए हैं नहीं, मैंने अब पार्लियामेंटेरियंस को दिखाना है, उनको वापस लेके आना है, और ये इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। और हर दफ़ा जब ये बात करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा बात कर जाते हैं जिसके साथ आपके जो और अभी बिल्कुल ऐसे लगता है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से कोई बयान आने वाला। बिल्कुल, उन्होंने महकमा खारजा ने तरदीद किया है कि इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ तक है ना, ये अगर और आगे जाएंगे तो वहाँ से फिर और भी बात आ सकती है। तो ये हमारी रियासत के मफाद में नहीं है। खान साहब एक अपनी हुकूमत, डूबती हुई हुकूमत को बचाने के लिए एक सहारा ले रहे हैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी का। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नवाज शरीफ साहब अच्छा, वो कहाँ से आ गए? वो आज नहीं, वो पहले दिन तो यही ट्राई कर रहे थे, चला था ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसका मरकज है, नवाज शरीफ साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, फलाने। उसके बाद ये पता चला कि सारी ऑपोजिशन ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो यही है ना कि अगर तो फिर जरदारी भी इन्वॉल्व है, फलाने भी इन्वॉल्व है, ये भी ऐसा ही है। पहले दिन ये नैरेटिव देखिए कितने हाथ पैर मार रहे हैं। अब वो जो कह के आज बुले हुए उसको, आज कहीं और चले गए, आज अमेरिका की तरफ तवज्जो हो गई है। पहले नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तरफ तवज्जो थी, वो अब भूल गए कि वहां मैंने क्या कहना है, वहां तो कुछ नहीं, हम दिखाएंगे, ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। अब बात ये है कि ये बिल्कुल ये बात चलेगी नहीं और ये एक्सपोज हो जाएंगे और भी। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, ये पूरे का पूरा खत जो है, ये मेरा तो ये तज्जिया है, यह ख्याल है कि ये बिल्कुल कभी बाहर नहीं आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कि जो जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, ये मुसलमान ममालिक के करीब हो रही है। सऊदी अरब के करीब हो गई, यूएई के करीब हो रही है, इवन के टर्की से भी ड्रोन ले लिए, और जो है ये वेस्ट एशिया बड़ा ओपन अप हो रहा है, अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट। जो ये हमारी जो पॉलिसी है, अभी जो इंडिया का GDP, अभी इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, स्टैचर बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर में। तो अब जो इंडिया 10 साल पहले था, आज वो नहीं है, पूरा बदल गया। आप कोई भी पैरामीटर उठा के देखिए, उस पर कभी भी डिबेट कर लेंगे, एक पैरामीटर डिस्कस कर सकते हैं, सारे बदल गए। अब इंडिया एक ऑल्टरनेट ब्लॉक उभर के आया है चाइना के अगेंस्ट। तो चाइना एशिया में देख रहे भाई इंडिया और चाइना था, अब लोग देख रहे भाई चाइना के साथ बात बन नहीं रही, वायरस के बाद, बायो टेरर के बाद, अब ऑप्शन इंडिया है।
अब ये जो आप मुसलमान ममालिकों की भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म की उनकी रिहाइशगाहें, उनके विलास और वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ? हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे? तो भारत को भी पता था कि अगर इस रीजन के अंदर कहीं पे पैसा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें, चाहे वो यूएई होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब हैं और इसराइल के भी करीब हैं। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया है। कि भारत ने कुछ अरसे से अपने जो डिफेंस है उसके अंदर इंटरनली, जैसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसके लिए वो काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एक जो चीज बहुत सारे एनालिस्ट ने महसूस भी की और बहुत सारी जगहों पर लिखी जा रही है कि भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे थे। जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि टर्की ने कुछ, भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रांग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो रशिया से उन्होंने S-400 लिया है, उसके बारे में उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, पंजाब एरिया में। तो दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने राफेल से, फ्रांस से राफेल खरीदे, S-400 लिया, और उसके बाद ड्रोन लिए, जो मैं बल्कि अभी एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूं उन ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज के अंदर, और दूसरा टर्की की मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज स्टेइंग बिहाइंड। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया भारत, सच्चाई तो ये है, जितने अरब नहीं दुबई में, उससे ज्यादा तो इंडियन रहते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो अब आपकी इकोनॉमी चलाने वाला इंडियन, आपका ट्रेडिंग पार्टनर इंडियन, आपका ट्रेडिंग बिजनेस इंडिया से चल रहा है, और आपके एक्सपोर्ट्स में तेल है नहीं, आपको पोर्ट चाहिए, आपको इंडिया से बिजनेस करना, वहां से काफी शिपिंग आती है, रूटिंग होती है, तो आपका करीब आना बहुत नेचुरल सी बात है। आपने देखा यूएई ने पीछे मंदिर बनाने की जगह दी, जो किसी को उन्होंने आज तक नहीं दी है। मंदिर बन भी गया, रेडी भी हो गया, खुद दी। अब सऊदी अरबिया तो प्रधानमंत्री जी को सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देते हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते भाई जाके खरीद लिया, जाके उनको पैसे दे दिए, ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आप मैनेजमेंट थी, एक कमेटी बैठी थी, उसको मैनेज करके ले लिया। तो ये जो चीजें दो वे आ रही, इट इज बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ इंडिया एट अ ग्लोबल स्टेज वेयर पीपल वांट टू मेंटेन देयर रिलेशन। ये बताएं, ये जो न्यू क्वाड की बात हो रही है, ये किस हद तक, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और ये किस हद तक एक सीरियस चीज है कि यूएई और जो इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो इसराइल के साथ मिलके जो है वो क्या गोल खिलाने के चक्कर में हैं? आप आज जो है ना वो यू आर नॉट स्पिलिंग द बीन्स, वो जो है ना आप वो नहीं कर रहे आज, वो कुछ होना बताएं हमें आज कुछ। देखिए, एक सच्चाई तो ये है चीमा साहब कि इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड इज कमिंग क्लोज टू इंडिया। कहीं से उठा के देखिए, कोई भी कंट्री उठा के देखिए। इनफैक्ट अभी तो हमने 20 लाख वैक्सीन मोरक्को को भी दी है, मैं आपको बता, कल परसों ही न्यूज आई थी। चलिए वो अलग बात है, मोरक्को तक मोरतानिया है, अल्जीरिया है, सब जगह है, मतलब 57 मुसलमान कंट्री है, सब पे हमारा अच्छी खासी यारी दोस्ती हो रही है, सब जगह ट्रेड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो एक ट्रस्ट बन रहा है, ठीक है। ये मुसलमान मुल्क इंडिया के क्लोज है ना, अगले की गलती बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अगले ने क्या गलती की है। आप देखें, इमरान खान पावर में आए तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब और यूएई ने। $3 बिलियन दिए, डैफर्ड ऑयल पे पेमेंट की, डैफर्ड ऑयल दिया। MBS भी यहाँ आए, दुबई के हुक्मरान भी यहाँ आए, और हमने बड़ी शानदार दुनिया में शॉफर डिप्लोमेसी को मुतारफ़ कराया। और उस शॉफर डिप्लोमेसी के हमने बहुत कसीदे पढ़े कि हमने दुनिया में अब नई डिप्लोमेसी ले आए हैं, शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दोगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाना है। भाई अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस रजीम को वेलकम किया है। उसके बाद आप आज यमन की यहाँ बातें करें, यमन इज द क्लोज चैप्टर। उसके बाद हमें पैसे मिले, उसके बाद वो यहाँ आए, शॉफर डिप्लोमेसी हुई, कमाल दोस्ती हुई, हम गए, वो आए, बेहतरीन ताल्लुकात थे। यमन तो क्लोज चैप्टर था,
खराबी कहाँ से हुई? खराबी वहाँ हुई जहाँ आप महातीर और तैयब उर्दगान के साथ बैठ गए, इनसे पैसे ले। हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है, हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हमसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई। हम मलेशिया जा भी ना सके, हम अपने पाँव पे भी ना खड़े हो सके, और हमने अरबों को भी नाराज कर दिया। ना घर के रहे ना घाट के रहे। कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो भारत को के पास, मैं उसे कहूंगा पास चले गए, क्योंकि अभी तो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे, भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारड़ साहब क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे आजकल सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में, एप्पल अपना सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लगा रहा चाइना से बंद करके, या ऑफिशियल हो गया। जब ऐसी सी चीजें इंडिया में आ रही, तो ये जो हमारे इकोनॉमिक जोन से, इसी में ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही। अगर डेमोग्राफी को लेकर प्रॉब्लम होती, एक चीज का जवाब दीजिए, जहां 35% मुसलमान है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, जहां 12% है वहां कोई दिक्कत नहीं, जहां 2% भी नहीं वही दिक्कत है, और 2% वाला कवर हो रहा, 35 वाले की कोई दिक्कत नहीं। भाई ये तो लॉजिक ही नहीं बैठता। अब ये चीजें दिखाई जा रही है, अब जो इंडिया बढ़ रहा है, और हमें एज मुसलमान ऐसे से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमान ऐसे से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, हमें मुसलमान ऐसे से कोई न एलर्जी है ना प्रॉब्लम है। हमारे कितने लोग यूएई में काम करते, बहुत लोग काम करते, कुछ लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं, अच्छी बात है। हाईएस्ट रिपैट्रिएशन अभी जो आती है वर्ल्ड में, वो इंडिया में आती, करीब, इफ आई रिमेंबर ए नंबर करेक्टली, लेटेस्ट नंबर मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर एंडिंग का क्या रहा, इट वाज 100। ये है वीएन इमरान खान, और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे? आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए, और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज्यादातर के मौके मिलते हैं। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होकर क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम मतलब उनको हमेशा ही अफसोस रहता है। हालांकि जब तक अमेरिका का सपोर्ट था, ब्लाइंडली सपोर्ट था, उनको पैसे मिल रहे थे, तब तक उनको ऐसा नहीं लगा कि भाई हमें इस चीज़ में भी देखना पड़ेगा। लेकिन आज जब बिल्कुल लेट हो चुकी है, लेट उस हिसाब से हो चुकी है कि अगर आप अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे कोई और कंपनीज हो, चाहे वो एडोबी हो, मतलब यूट्यूब हो, टेस्ला हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें सबसे बड़ी पोस्ट पर जो है इंडियंस है। अब नीचे की पोस्ट तो कई सारी होगी जिसमें इंडियंस होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में ज़रा ये समझना मुश्किल हो जाता है इनके लिए कि भाई आखिरकार ऐसे कैसे हो गया कि इंडिया इस सिचुएशन में आगे बढ़ गया और हम पीछे के पीछे रह गए। हम सिर्फ जिहाद करते रह गए। अब जब रशिया को भगाना था, तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर उन्होंने सब मदरसे में जिहादी ही क्रिएट कर रखे थे। और आज जब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि नहीं भाई हमें ये करना चाहिए, तो सोचेंगे नहीं कि अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, सिर्फ अफसोस करते रहेंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए, और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा, और वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों की, हमें आइंदा आने वाली नस्लों की टेक केयर कैसे करनी है, जब हमारे मेजॉरिटी बच्चे तो स्कूलों से बाहर हैं। हाँ साहब का इतना लव अफेयर था एजुकेशन। आज मुझे इतना डिप्रेशन हुआ, पाकिस्तान में 60% लोग जो है ना पढ़े लिखे, यानी कि 8 करोड़ पाकिस्तानी को पढ़ना लिखना नहीं आता।
3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज जो बजट में मखसूस किया गया ना, ये मुझे भी पता है 18वीं तरमीम के बाद तलीम जो है सूबे का मसला है, 5 अरब रुपए रखे हैं तलीम के लिए फेडरल हुकूमत ने। ये है वीएन इमरान खान का, और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे? साइंसी लिहाज से देखें, इल्मी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज्यादा पसमानदा मुल्क है। और मेरी बात पे आप ना यकीन करें, लेकिन देखें मशरिक़ वुस्ता में जो जो मुलाजमतें दी जाती हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज़्यादातर के मौके मिलते हैं, और वो भी अब कम होते जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्तों में हुनर और तालीम की बिना पर मुलाजमतें मिलेंगी और उसकी बुनियाद हम काटते चले जा रहे हैं। हमारे तो ये कहा जाता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3 करोड़ लोग जो हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ये चेक कर सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी भूल न गई हूँ, 3-1 करोड़ बच्चे जो हैं वो तो स्कूलों से बाहर हैं। और जब इस तरह होगा तो फिर हमने किधर जाना है? हमारा मुआशरा किस तरह तरतीब देगा? और फिर मुआशरे को आपने तकसीम किया पब्लिक, प्राइवेट, मदरसा, तालीमी निज़ाम, और जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में आते हैं वो क्या कर रहे हैं? और आई वॉज टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स लॉन्ग अगो कि ये जो बच्चे आते हैं, दे आर जस्ट 1 or 2% ऑफ द सोसाइटी विच रीच टू द यूनिवर्सिटी। ये 1-2% लोग हैं इस मुआशरे का। अब आप इमेजिन कर लें 22 करोड़ में से अगर 2 करोड़ 1.5-2% यहाँ पे पहुंचते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी, वो ये कहाँ जाएंगे और ये किधर जाके पॉलिसी मेकिंग में आएंगे? यही क्या लोग होंगे? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरह का एक मुआशरा जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। और ये डेलिब्रेटली लीडरशिप जो है, मजहबी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप, वो इस तरह को पसंद करती है। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे कि ये जो बच्चे कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, और माँ बाप भी कहेंगे भाई क्या करें, पढ़ाते तो है नहीं आप, आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होकर क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? चीजें कैसे ठीक हो? और ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस है ये ओवरनाइट तो नहीं आ गया, ये दिहाइयों की तरबियत है। ये सियासी जमातों की, मजहबी ग्रोहों की दहाइयों की तरबियत है, जिसको बच्चे भी देखते हैं और वो उसको इसी तरह लेते हैं, और वो ट्रांसफर हो चुका है नई नस्ल के अंदर। और ये जो दहाइयों में ये हमने नस्लें परवान चढ़ाई हैं, पहले अफगान जिहाद को ले लें, फिर विद इन इंटरनल जो हमारे मामलात रहे और धमाके हुए, खुदकश धमाके हुए, किलिंग्स हुई, सियासी जमातों, फिरका वारियत, फसादात जो हैं हमने ये देखे हैं। और हम तो ये समझते हैं कि अखलाकियात का दिवालिया हो चुका है। और टॉक शोज में आप देखें आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो किस तरह बात करती है, तो फिर बहुत सारे लोग समझते हैं इस तरह तो होना ही है। और यही वो है कि हमें इसी तरह ही एक माहौल जो है वो तरतीब दिया है। और मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि आए बैठें, आए डिस्कशन करें, आए डायलॉग करें, आए टेबल पे बैठें? ये हमारा ये कल्चर क्यों इस तरह डेवलप हुआ है? और ये आज का कल्चर तो नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, ये पुराना कल्चर है। लेकिन ये यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जब इंडिया बहुत बड़ी पावर है लेकिन कि दुनिया ताकत के जोर पे चलती है, और ताकत इकोनॉमी में है आजकल। एक जमाने में ताकत फोर्सेस में हुआ करती थी, अभी ताकत इकोनॉमी में है। जब वो इकोनॉमिकली इतना पावरफुल हो गया तो वो एक ग्लोबल पावर के तौर पर इमर्ज गया। वही इंडिया भी है। उनको दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तेमाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तेमाल, वाशिंगटन में उसका इस्तेमाल, फला जगह इस्तेमाल। कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता हाथ बांध के साथ? आप भूल गए मलिया, एक अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां
नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान दरअसल इस चीज़ में फंस गया है कि ताकत जो है ना वो आर्मी में होती है। अब उनकी आर्मी भी 4 बार ठुक चुकी है इंडिया से, वो बात अलग है, लेकिन उनको आज भी ऐसा ही लगता है कि भाई हमारे पास अगर आर्मी है, हमारे पास न्यूक्लियर है, तो हम सबसे पावरफुल है। लेकिन वो भूल गए हैं कि भाई ट्रेड भी एक चीज़ होती थी पहले, और आज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेड है। कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास किसी को चुप कराने के लिए आपके पास पैसा है ना, तो वही सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर हो चुकी है, और इंडिया के रिलेशन, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे ग्लोबल साउथ हो, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर उसकी जो पहुँच है वो बढ़ रही है। तो उससे हो ये रहा है कि इंडिया हर सिचुएशन में यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और ख़ास कर ये इकोनॉमी वाइज, जब इंडिया थर्ड इकोनॉमी पर आ जाएगा ना, तो फिर हर किसी कंट्री को, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जो एक समय ऐसा था कि ये कितने बड़े बड़े कंट्री है, उनको इंडिया की बात माननी पड़ेगी, उनके अलावा उनके पास ऑप्शन बचेगा नहीं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पता नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी को काफी बेहतर किया। हालांकि आज से अगर 20 या 25 साल पहले की बात की जाए तो उनका जो स्पेशली उनका इंडियन रुपए था, हमारे 1 रुपए और उनके 2 रुपए हुआ करते थे। आज हमारे 2 या 2.5 रुपए और हिंदुस्तान का 1 रुपया है। इसके साथ साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम को उन्होंने अच्छा किया, एजुकेशन लेवल उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके स्टूडेंट्स जाकर मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सर हम उस चीज में क्या पीछे नहीं रह गए उनसे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान कोई आराम से बैठा हुआ, असला भी वो खरीद रहा है, बड़े बड़े डील्स कर रहा है, रशिया से 5 अरब डॉलर का इस 400 सिस्टम लिया, अमेरिका से खरीदता है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से चीजें लेता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमी को भी आगे बेहतर किया, हम उस तरह नहीं कर सके। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई नेगेट करने की वजह नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं इंडिया ने। दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तकबाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तकबाल, वाशिंगटन में उनका इस्तकबाल, फला जगह उसका। कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता, हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। ले रहा है और एक तरह से रियासत पाकिस्तान को वो मजाक बना। क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने क्यूबा का? क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने ब्राजील का? क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने वियतनाम का? मर गए ना लोग, गैरत से दिए। आपके यहां 70,000 हालत ये होती है कि वहां 30,000 मरते हैं, और अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को शिकस्त देते हैं। जो बाइडेन पता है क्या कहता है? द बेस्ट टेक्नोलॉजी दे कैन हैव, the best equipment they can have, the best training they can have, the best intelligence support they can have. जिस तरीके से अमेरिका बहादुर अपनी ताकत का मसल पाकिस्तान को फ्लेक्स करके दिखा रहा है और अब बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको हुकूमत में होना चाहिए और इसको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप आते हैं, 4 महीने से मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन और पाकिस्तान जो है निशाना पे है। क्या यूक्रेन में ये पूरा दोहराया नहीं गया? क्या यूक्रेन में जब ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, सारे के सारे एम्बेसडर मिले वहां जाके उनको अपोजिशन पार्टीज को, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, फिर एक पूरा का पूरा स्टेट सजाया गया, फिर वो रशियन बंदा चलता उसको भगाया गया, और फिर उसके बाद फंड किसने किया? यूएसए। छोटे मुल्क देखें, बड़े मुल्क देखें, अभी अपने पड़ोस में चले जाएं, कांग्रेस और बीजेपी की कितनी लड़ाई आपस में, लेकिन उनके बड़े बड़े इश्यूज हैं। कश्मीर है, हिंदुस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, वो एक जैसे होंगे। आप देख, आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे जिस बात का अफसोस होता है कि हम एक मैसेज ऑफ वननेस क्यों नहीं देते। हमारे इत्तेफाक राय हुकूमत और ओपोजिशन लीडरों में के साथ आप भूल गए मलिया, एक अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां। या इंडिया को क्या तकलीफ है? हाँ, इंडिया से हमें तकलीफ जरूर है। हमें तकलीफ ये है कि इंडिया को हमसे ये तकलीफ है कि हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं। जी जी, कश्मीर हमारा एक इशू है, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 4। इंडिया टीटीपी को सपोर्ट करता रहा है, इंडिया बलोच नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता रहा है, उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स भी हैं, हमने डोजियर्स तैयार करके दिए हैं, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर चल रही होती हैं। एक छोटा सा इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है कि मतलब ये बात मैं भी कहता हूं, मैं क्या दुनिया भी कहती है, बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि हमने 150 अरब डॉलर का और 80,000 जानों का नुकसान किया। लेकिन सर क्यों हम इसको उस तरीके से वर्ल्ड स्टेज के ऊपर प्रेजेंट क्यों नहीं कर सके? उनको कोई नहीं हरा सका, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका को अपने साथ उन्होंने खड़ा कर दिया, अरब ममालिक को सर उन्होंने अपने साथ खड़ा कर दिया, हमारे जो थे वो भी जाके उनके मतलब ग्रुप में जाके चले गए। तो सर ये वाली कामयाबी हमें क्यों नहीं मिल रही? हमारी क्या कमजोरियां हैं जिसके ऊपर हिंदुस्तान अगर वो कर रहे हैं? मैं इसलिए इसके लिए मुझे भी ताजुब नहीं और यकीनन आपको भी नहीं होगा कि उनका काम है ये, और हमारा भी काम होना चाहिए कि हमें भी पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है।
हमने अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करना है और वर्ल्ड स्टेज पे जाके फिर हमारे साथ भी 2+2 हो और वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आए जो उनके सपोर्ट में आ रही है। ना भारत से शिकवा है, ना अमेरिका से शिकवा है, मुझे तो अपनों से शिकवा है ना कि हमारे लोगों ने क्या किया जी। उनका वो तो अपने मुल्क का दिफा करेंगे, अपने मुल्क के मुफाद के लिए काम करेंगे। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। राजा साहब, हमने अगर किसी मुल्क में इस तरह से मुदाखलत की कोशिश की होती तो वो मुल्क सर झुकाकर हमारा गुलाम बन जाता या हमें मुंह तोड़ जवाब देता? देखिए, वो मुल्क आप में पहली बात यह है कि हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि ये उन कौमों में हिम्मत होती है कि जो कोई पॉलिसी या डायरेक्शन लेके जाते है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज हमेशा रखे, यहाँ पे किसी किस्म की स्टेबिलिटी ना आए। वही फैटिफ जो पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, वो पाकिस्तान को कहेगा कि अब आप निकल सकते हैं, अब IMF भी रिलैक्स हो गई है। को हमें गुलाम देखने की आदत है नाजरीन, वो भी खुददारी और गैरत के साथ सर उठाकर जीता हुआ नहीं देख सकते, या सर झुकाकर गुलाम बनकर उन बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बन गए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, जिसमें दो मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कमर चीमा यहाँ पर बहुत ही मासूमाना सवाल पूछ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद नो डाउट ऐसा हुआ है कि इंडिया की ग्रोथ बहुत ही अलग लेवल की बढ़ चुकी है, लेकिन क्या ऐसा है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल था? इंडिया के अंदर पोटेंशियल था, बस प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, कोई और प्रधानमंत्री होता तो भी यहाँ पर जिस टाइप की ग्रोथ जो इंडिया कर रहा है वो होता रहती। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपके पास ही एग्जाम्पल है 2004 से 2014 का, और फिर हमारे पास ही एग्जाम्पल है 2014 से अब तक का समय। और आपको ये स्पीड, ग्रोथ की जो स्पीड है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी कि कितनी अलग लेवल की स्पीड है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के एरा में किस टाइप की स्पीड है जो आपको मजबूर करती है देखने के लिए कि भाई देखिए किस टाइप की इंडिया की ग्रोथ हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि सऊदी ने पाकिस्तान की बैंक में $3 बिलियन रखे थे, वो दिखाने के लिए कि पाकिस्तान अगर किसी और कंट्री से लोन मांगता है तो वो लोन मतलब कि उनको सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी, देखिए हमारे पास इतने तो पड़े हैं लेकिन फिर भी हम चाहते हैं। वो जो पैसे थे वो सऊदी ने दिए थे, और पाकिस्तान को भी डर लग रहा है कि भाई सऊदी ये $3 बिलियन वापस ना मांग ले, क्योंकि अगर मांग लिए ना तो पाकिस्तान के पास 1-1.5-2 बिलियन ही बच जाएंगे। और ऐसे में कंट्री कैसे चलेगा? ज़रा सोचिए, इंडिया के पास 600-650 बिलियन डॉलर का रिजर्व है और पाकिस्तान के पास 1-2 बच जाएगा तो क्या होगा? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये मोदी जी का क्या वो पता नहीं चमत्कार है, क्या लफ्ज है, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया, ये उनकी दैट इज बिकॉज ऑफ हिम और दैट इज बिकॉज दैट इंडिया हैज ए पोटेंशियल, कोई भी होता तो कर लेता। हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की है सऊदी गवर्नमेंट से कि वो जो $3 बिलियन उन्होंने रखवाए हैं रिजर्व में वो ना निकलवाएं अभी। भाई फिर भी ये कहते हैं कि तुम चोर हो। ये लोग जो इतने बेकार हैं, इग्नोरेंट हैं, ये भी कहते हैं कि तुम चोर हो और लूटने के लिए आए हो। पहली बात, अगर आप आज इंडिया का जीडीपी देखें, बाय जीडीपी वी आर नंबर 5, लुकिंग एट 3.3 ट्रिलियन एब्सोल्यूट जीडीपी। बाय पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी, वी आर एट नंबर 3, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 हम आते हैं एट 11.75 ट्रिलियन। पहला ये दो इंपॉर्टेंट फिगर समझने की जरूरत है कि आपका जीडीपी बाय एब्सोल्यूट जीडीपी टर्म्स कितना, बाय परचेज पावर पैरिटी कहां पे आप स्टैंड करते हो। ठीक है जी। अच्छा, जो परचेजिंग पावर होती है दैट इज डिटरमाइंड बाय पीपीपी। पीपीपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में बाय जीडीपी विल बी नंबर 3, बाय पीपीपी विल बी अगेन नंबर 3, दोनों जगहों पे नंबर 3 आ जाएंगे। एक तो ये तो एक बड़ी मैक्रो पिक्चर हो गई। अब दूसरी बात आते हैं कि जी इसमें तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम देते हैं लोगों को, वो जीडीपी और पीपीपी से आप समझ गए होंगे। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछे, इकोसिस्टम है क्या? भाई ये तो मोदी जी ने कर दिया, कोई और कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा 7 साल पहले जाता हूँ। जहां तक मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, 7 साल पहले चीमा साहब इकोनॉमी तो लगभग इसके आधी थी, करेक्ट। और दूसरी बात, तब हमारे यहाँ करीब करीब, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 1400 स्टार्टअप थे, कुल 1400 स्टार्टअप, 1400। ठीक है। आज के डेट में द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर ऑपरेशनल इन इंडिया इज 68,000। 1400, 68,500, और दैट इज द नंबर, रोज कुछ प्लस माइनस होता है, दैट इज द नंबर। सो यू कैन, आप देख सकते हैं 1400 का नंबर का और 68,000 का नंबर का।
अब बोलेंगे इसमें मोदी जी का रोल क्या था? मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी स्टार्टअप इंडिया 5-1 साल पहले। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, ये स्टार्टअप इंडिया आओ है क्यों होता है, तो ऐसी जी शगुफे हैं, जुमले हैं, ये है वो है। स्टार्टअप इंडिया का आज आप ग्राउंड पे असर देख रहे हैं। 68,000 स्टार्टअप्स। एक टाइम में स्टार्टअप्स में नंबर 1 होता था यूएस, फिर इजराइल हुआ। अब जो स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड की, वो इंडिया माना जाता है। अब आते हैं आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे। ये था मोदी जी का विजन। उन्होंने इसको देखा, यार इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास इतना पावर है, हाउ कैन बी इट बी लेफ्ट टू अ फ्यू पीपल। स्टार्टअप से क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब क्या चीमा साहब? यूनिकॉर्न इज अ स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गई है। सो यू हैव क्रिएटेड द, काइंडली मार्क माय वर्ड्स सर, सो यू हैव क्रिएटेड अ वेल्थ ऑफ $1 बिलियन। अगर आप 100 यूनिकॉर्न्स की बात करें, यू हैव क्रिएटेड राइट अ वेल्थ ऑफ $100 बिलियन। और एक डेकाट्रॉन भी होता है। डेकाट्रॉन का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन जा रही है। वेरी सून वी आर हैविंग एटलीस्ट 10 to 15 डेकाट्रॉन्स अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत आप देखेंगे 6 महीने भर में या उसके कम में भी, कि हो सकता है आज के डेट में भी कोई वहां पहुंच गए हो या कुछ पहुंच गए हो, बट देयर आर पीपल, देयर बी एटलीस्ट 10 to 15 डेकाट्रॉन्स। डेकाट्रॉन का मतलब जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन है। तो 10 डेकाट्रॉन मतलब $100 बिलियन, 100 डेकाट्रॉन मतलब $1 ट्रिलियन। सो दिस इज वेल्थ जनरेटेड, राइट? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, वो सब तो करते करते हैं। अब जब स्टार्टअप्स, आपने जब स्टैंड अप इंडिया, जब आपने ये बनाया था स्टार्टअप इंडिया, तो उसके लिए इकोसिस्टम बनाया था आपने। स्टार्टअप्स की टैक्स हॉलीडेज, स्टार्टअप्स के लिए फैसिलिटी, मनी रिपैट्रिएशन, पैसे लाना, उसको प्रचार करना, लोगों को इन्वेस्ट करना, अट्रैक्ट करना, ये सब आपने बनाया। और उससे भी सबसे बड़ी चीज है, आपने जो ये जो स्टार्टअप्स खुलते हैं, इसमें लोकल लोग इनको खोलते हैं। लोकल जो हमारे यंग लोग हैं वो खोलते हैं। भाई उनको प्रोत्साहित करना कि आप नौकरी बनने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था। पहले एक टाइम में यहाँ ये था, से 20 साल पहले सरकारी नौकरी मिल जाए जी बस बढ़िया है, फिर नौकरी मिल गई। आप कहते हैं यार नौकरी नहीं करनी, मैं नौकरी दूंगा। अगर आप देखिए फेसबुक, गूगल, ये सब भी तो एक टाइम में स्टार्टअप ही थे। एप्पल स्टार्टअप था, एप्पल तो गराज से शुरू हुआ था, आज एप्पल कहाँ है? तो स्टार्टअप्स में पोटेंशियल बहुत है कि नए लोग आते हैं, यंग लोग लाते हैं, नई एनर्जी के साथ आते हैं, और उस एनर्जी को कैपिटलाइज करना, और उससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होता है। पहले क्या होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में, कुछ 10, 20, 50 लोग के पास पावर होता है। अगर आप आज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश देखें, 10 पूंजीपति है, वो कंट्रोल अराउंड 25 to 30% ऑफ जीडीपी। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब जब ये स्टार्टअप्स की मशरूमिंग होगी, ये $1 बिलियन, कोई $10 बिलियन, कोई $15 बिलियन, कोई $5 बिलियन, कोई 3, ये तब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ होगा। कोई स्टार्टअप दिल्ली में, कोई हमारा तमिलनाडु में, कोई केरला में, कोई कश्मीर में है, कोई आंध्रा में है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ज्योग्राफिकली भी हो गई, वेल्थ की भी हो गई, और किसी एक विशेष लोग के पास पैसा फंसा नहीं है, ये भी हो गया। और जो पैसा आ रहा है वो अच्छी बात है, वो तो आ ही रहा। इनमें से कल को कौन सा एप्पल बन जाए, इनमें से कल को कौन सा गूगल बन जाए, कुछ भी हो सकता है। मजे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये है चीमा साहब, जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, 68,000 इज अ ह्यूमंगस नंबर। अगर इसमें से 1% भी यूनिकॉर्न बन गई, 1%, और मैं आपको हाल फिलहाल बोलूं, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, मतलब मेरे सामने कोविड टाइम में वो यूनिकॉर्न बन गए। कोविड के टाइम में 2 सालों के टाइम में यूनिकॉर्न बन गए। और ऐसे में बहुत से लोगों को जान रहा हूं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं। नाम लेना ठीक नहीं होगा, जब हो जाएगा सबको पता लग जाएगा, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 1% भी बन गई, सीधा अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेटेड, सीधा अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, सीधा अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएटेड। उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया गया। ये विजन था मोदी जी का। सो स्टार्टअप इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसके लिए फिर हर मिनिस्ट्री लेवल पे वैसी कॉर्पोरेशन मिलती है, फाइनेंस पे, लैंड पे, टैक्सेशन पे, मतलब FCRA में। तो हर चीज फिर ये पता भाई ये कंट्री का विजन है, इसको करना है, इसको डेवलप करना है, ये हमने। और ये जो $10 बिलियन वाले हैं, तो अगर ये 100 भी खड़े हो गए चीमा साहब, 1 ट्रिलियन हमने ऐड कर दिया, तो हमारी कवायद तो है कि इनको बनाना है, हमारी लॉन्ग रन फ्यूचर है, इनको बनाना है। और दूसरी बात क्या है, इन स्टार्टअप्स को एक तो देखिए यहाँ स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं। अगर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखे, वो कॉर्नल हो, मिशिगन हो, ये बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज IBI लीग है, उनके पैरेलल माना जाता है, उनके आसपास ही देखा जाता है उसको। सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स का रिप्यूट है। हमसे सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। आवर एवरेज एज इज अराउंड 28 ईयर्स, करेक्ट। चाइना की वही करीब 45 साल है, गोइंग टू 48। वी हैव यूथ, वी हैव अ बिग मार्केट। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपसे बात की थी, इंडियन रिटेल आफ्टर 10-15 ईयर्स ओनली विल बी $3 ट्रिलियन, केवल इंडियन रिटेल। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं चीमा साहब, जो बड़ा
इन स्टार्टअप्स को प्रॉमिस भी देते हैं। पैसे कौन क्यों लगाएगा स्टार्टअप? पैसे लगाएगा अगर एनवायरनमेंट हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, विजन हो और एक मार्केट भी है। अब यही स्टार्टअप इसराइल में इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं? इसराइल इज नॉट अ बिग मार्केट, यूएस सैचुरेटेड मार्केट है, ठीक है। अब ये स्टार्टअप सिंगापुर में तो आप शायद 4 घंटे में कंपनी खोल सकते हो, दुबई में 2 घंटे में खोल सकते हो, वहां ये क्यों नहीं होते? दुबई, सिंगापुर, मंगापुर छोटी इकोनॉमीज है, इंटरनल कंजप्शन इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी तो ईश्वर की ऐसी कृपा, इट इज 100% इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी, जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगापुर की बात करें चीमा साहब, टॉयलेट पेपर, पीने का पानी, बिजली, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, राइट। और जो आप बेचते हो बाहर बेचते हो, क्योंकि आपका साइज ही 5-6 मिलियन है, तो उसमें क्या क्या बेचोगे? दुबई देखिए। तो दिक्कतें वहां, तो इसलिए जो हम प्रोड्यूस करेंगे, डेवलप करेंगे, वो हम यहाँ कंज्यूम करेंगे। इसमें एक और चीज जो सोचने की बात है, इन स्टार्टअप्स को फिर मिलाया गया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ। भाई कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जहां हमें सेल्फ डिपेंडेंसी, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग है, चिप टेस्टिंग है, चिप डिजाइन है, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। तो व्हाई डोंट वी प्रपोर्ट स्टार्टअप्स इन दैट? हमें एविएशन में स्टार्टअप चाहिए, हमें एआई में चाहिए। लॉन्ग टर्म जो भी हमारा विजन है उसके हिसाब से वी प्रमोटेड मोर स्टार्टअप्स। इस कैटेगरी में आप स्टार्टअप लाओगे, आपको ये और एडवांटेज मिलेगा, ये और एडवांटेज मिलेगा, ये और एडवांटेज मिलेगा। अब स्टार्टअप का जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या लगा? भाई गवर्नमेंट मुझे फैसिलिटी दे रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, चीजें दिख रही। अगर मैं अपना एआई बेस्ड स्टार्टअप खोलूं जो भी कंट्री को चाहिए, तो इसका मार्केट बनाया, इसका गवर्नमेंट सपोर्ट है, विजन है, इकोसिस्टम है, मेरे को सब मिल जाएगा। और चीमा साहब, ये जो हमारे अपोजिशन के नेता है श्री राहुल गांधी जी और ऐसे कई सारे कैरेक्टर है, ये ना जब कोई नई चीज लाते हैं मोदी जी खूब मजाक बनाते हैं, जुमले बना दिए जी तुमने, ये कर दिया जी, ऐ कर दिया, ऐ कर दिया, और खूब जी ये पतंगे उड़ान दे खूब। पर आज राहुल गांधी जी को बोलो स्टार्टअप इंडिया का आपने खूब मजाक बनाया था, आज क्या कहोगे भाई? ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का भी मजाक बनाते थे, पर जब दुनिया भर की वैक्सीन यहाँ बनने लगी और चीजें होने लगी तब इनको समझ आया। मैं कह रहा हूँ चीमा साहब आपको, आज से 2-3 साल बाद वी विल, मतलब हम सब सलामत रहे, ऊपर वाले की मेहरबानी, ईश्वर की कृपा हो, we will discuss again about make in India and Atmanirbhar Bharat. They will exactly reach the same stature. It's matter of just time. We're exactly going to reach the same stature. So यहाँ एक political will, यहाँ एक vision की जरूरत है, population, education system, एक framework, एक ecosystem, जो आपने बहुत अच्छा word use किया, एक पूरा full fledged supporting ecosystem की जरूरत यहाँ पे है। हाँ, कुछ देश के दुश्मन है, कुछ internal politics है, वो मजाक बनाएंगे, memes बनाएंगे, जोक बना देंगे, 1-2-4 बयान इधर उधर दे देंगे। और राहुल गांधी जी ने एक बार बोला, वो जो क्या वो शेर, उसमें वो जो गोटियां घूमती है। अब जो हमने वैक्सीन बनाई, मैं तो भाई मेरे राहुल जी बड़े भैया हो आप, एक बार बताओ, हमारी आबादी है 101.3 बिलियन। इमेजिन वी हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, आपको 2.6 बिलियन वैक्सीन डोजेस कौन देता चीमा साहब? आप $100 का भी खरीदने को तैयार हो, $2 का नहीं, $100 का कौन देगा आपको 2.6 बिलियन डोजेस? कहां से लाओगे? तो ये चीजें उनको समझने की है, पर वो ये पॉलिटिक्स है। मतलब जब पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना और देश को डाउन करने के लिए आए, उन्हें ये समझ नहीं आता कि मोदी विरोध कब वो देश विरोध करने लगते हैं, मोदी विरोध करते करते कब वो देश विरोध की तरफ निकल जाते हैं, उन्हें आज तक यही समझ नहीं आया। पर ये जो एक और सक्सेस स्टोरी आ रही है, ये इनको अब मतलब कहते हैं ना, आई स्वॉलो माई ओन वर्ड्स, मेरे को आई हैव टू स्वॉलो उनकी वो। नमस्कार दोस्तों, अब इतनी खराब हालत होते हुए मैंने कभी किसी कंट्री की हिस्ट्री में नहीं देखा। मतलब इतने सारे मौके मिलने के बावजूद भी अगर आप इस सिचुएशन पर हो सकता है कई सारे कंट्रीज डिफॉल्ट कर गए हैं, कई सारे कंट्रीज नीचे बैठ गए हैं, कई सारे कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन इतनी बड़ी मात्रा में है कि एक ब्रेड का पैकेट आपको अगर लेना है तो हज़ारों या फिर लाखों रुपए देने पड़ते हैं। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा कंट्री जिनको इतने सारे मौके दिए गए हो, मौके मिले हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन के फेवर में या फिर ओसामा बिन लादेन वाली सिचुएशन थी, उसको लेकर अमेरिका इतने पैसे दिया करता था, या फिर रशिया को भगाने के लिए अफगानिस्तान से। लेकिन जो भी सिचुएशन हो, इतने सारे पैसे मिलते थे कि पाकिस्तान खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग लेवल का क्रिएट करके यहाँ पर फिलहाल एक डेवलप कंट्रीज़ की कगार पर आकर खड़ा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, करप्शन बहुत बड़े मात्रा में हुआ। आज जब $10 बिलियन या फिर $9 बिलियन का रिजर्व पड़ा है पाकिस्तान के पास, उसमें भी 3 बिलियन जो है सऊदी के है, 2 बिलियन जो है वो यूएई के है, 2 बिलियन जो है वो चाइना के है। मतलब पाकिस्तान के पास खुद का कुछ नहीं, एक शर्म वाली बात है।
इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से नहीं मिले, तो ये हम उस वक्त आपके पास ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं $10.5 बिलियन हैं, उसमें से $10 बिलियन वो है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने दोस्त ममालिक से आप लेके आए हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। दौरे सऊदी अरब और दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें क्या मिला है, मतलब वहां से हासिल क्या? एक तो ये बदनामी हुई है सबकी, सर पाकिस्तानी की, और सर शर्म से हमारे झुक गए हैं कि वहां से हमें फाइनेंशियली क्या मदद मिलती है जी। अच्छा, अब उसमें 2-3 बातें हैं यहाँ पे। 2-3 बातें ये हैं कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ टेलीफोन पे। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा अपना एक उबहम दूर करूं, ये सऊदी अरेबिया से हमें क्या मिला है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा ये स्क्रीन पे देखें, ब्लूमबर्ग जो है वो ये खबर दे रहा है कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान। अच्छा, यानी पाकिस्तान को जो ऑयल वो दे रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी वो जो डेफर्ड पेमेंट्स पे वो देते रहेंगे। लोन है, ये कर्जा है। डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, अभी तक डॉलर के डिपॉजिट्स पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। अच्छा, फिर सऊदी गजट जो है सऊदी अरेबिया का, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर डिस्कस का लफ्ज आ रहा है सऊदी गजट में कि पॉसिबल सपोर्ट फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ऑफ 3 बिलियन डिपॉजिट। सऊदी गजट भी लफ्ज डिस्कस इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अल अरेबिया जो है, जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, फिर डिस्कसिंग आ गया, मतलब अच्छा। फिर रॉयटर्स क्या खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि सऊदी एंड पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर लव डिस्कस आ गया, यानी मुशावरत हो रही है, मशवरा हो रहा है। अच्छा, फिर तो ये मुझे ये सिर्फ बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछने की जसारत करता हूं, मुझे ये बताएं कि अच्छा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया डिस्कस ऑगमेंटिंग 3 बिलियन डिपॉजिट। पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे। अब आपने रॉयटर्स का बता दिया, आपने ब्लूमबर्ग का बता दिया, अगर गल्फ न्यूज इसमें ऐड कर दें, उसने भी स्टोरी दी है, लेकिन डॉलर्स का जिक्र कहीं नहीं आया। अरब न्यूज जो सऊदी अरेबिया का अपना अखबार है, वो कहता है डिस्कस द पॉसिबिलिटी, दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज। अच्छा, आप जॉइंट स्टेटमेंट में आ जाएं जो मुश्तरका ऐलान किया गया है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तरफ से, उसमें 3 नुकात मेन हैं ऑपरेशनल जो कहलाते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि अफर्म्ड इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट, कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस चीज का ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान की हमायत बरकरार रखेगा या मुसलसल हमायत बरकरार रखेगा, ठीक है। फिर उसके आगे वो लिखते हैं कि इंक्लूडिंग द डिस्कशन, यानी कि इस हमायत के अंदर ये डिस्कशन भी शामिल है। तो ये दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज आ गया, डिस्कशन हो रही है। अच्छा। और फिर वो तीसरा जुमला लगाते हैं कि एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे महसूस ऐसा हुआ, जो मुश्तरका ऐलान है जो मई 1 का है और फिर अप्रैल 24 का एक IMF का स्टेटमेंट है जो बड़ा वाज़ेह है, उसमें और जो मुश्तरका ऐलान है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन है। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम मुझे अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हमारा फर्ज दरखास्त डालना। अच्छा। हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट है वो इजाफी 2-3 बिलियन डॉलर दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने IMF में भी डाल दी है, तो हमारा फर्ज दरखास्त डालना, वो डाल दी।
उस वक्त आपके पास ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं $10.5 बिलियन हैं, उसमें से $10 बिलियन वो है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने दोस्त ममालिक से आप लेके आए हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। तो मुझे बताएं उसके बाद हमारे पास क्या कोई ऑप्शन रहती है कि IMF के अलावा किसी और जगह पे जाके ये जो डॉलर की बैंकरप्सी और जो श्रीलंका के अंदर सूरत हाल है उस तरह की सूरत हाल से बचाने के लिए पाकिस्तान कहीं और से ये पैसे इकट्ठे करें? हम दोबारा अपने दोस्त ममालिक के पास भी जा रहे हैं, IMF के पास भी जा रहे हैं ताकि इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचा लेंगे। पहली चीज। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जिस किस्म के अंदरूनी खसारे ये हमें दे के जा रहे हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आखिरी साल जो इलेक्शन का साल था उसमें 2200 अरब का खसारा था, 5,500 अरब रुपए का ये खसारा होगा इस साल अकेले के अंदर। उसके बाद ना आपके पास वहां पे पैसे मौजूद होंगे कि कोई आप अपने प्रोग्राम को फंड कर सके, ना आप एहसास को फंड कर सकेंगे, आपको दोबारा मिनी बजट लेके आएंगे इन खसारों को कंट्रोल करने के लिए। हम सब दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और दूसरा ये नहीं पूछ रहा होता कि आप PTI के हैं या आप तहरीके जो है वो इंसाफ के हैं या मुस्लिम लीग नून के। वो कहते हैं पाकिस्तानी जा रहा है, ये पाकिस्तानी हरकत, ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी। तो रगड़े में सब आते हैं जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट, आपके इश्यूज, आपकी इकोनॉमी, आपका लेबर वहाँ पे क्या काम कर रहा है, आपके लोग वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो अब मसला ये कि इस पूरे के पूरे इशू में जो है वो बदकिस्मती के साथ सबके सब आ गए। और आज जो है वो मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको गिरफ्तार करने का एक इरादा है। एक बड़ी सोच ही पाई जाती है कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाए और शेख रशीद साहब को, बाकी शख्सियात को, जो रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पर्चे वगैरह दर्ज हो गए हैं अब। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये झाग की तरह सारा जो लॉन्ग मार्च वगैरह बैठ जाएगा और उसके नतीजे में कुछ भी नहीं होगा और पकड़ के इनको अंदर डाल देंगे। और अब मसला ये है कि आपको पता है तौहीन रिसालत एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर लोग वैसे ही जज्बाती होकर वैसे ही मार देते हैं। मतलब वैसे ही एक माशरे के अंदर एक ऐसा तबका तो है ना, वो पूछते भी नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ये तौहीन रिसालत मार दो। और ये उसके ऊपर जो पेट्रोल के ऊपर 100 अरब रुपए महीने की सब्सिडी देके गए हैं। मुझे आप बताएं वफाकी हुकूमत के चलाने का खर्चा 500 अरब और 100 अरब महीने का, जिसका मतलब है सालाना जो सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर आप बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को देके गए हैं उसका तखमीना 1000 अरब से ज्यादा। तो मुझे बताएं मुल्क कैसे चलेगा? तीसरी बात, जो आपके बिजली का निजाम ये दरम बरम करके गए हैं, जिन सालों के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर एंड 2021 ईंधन की कॉस्ट जो थी 6 रुपए की थी, उन 2 सालों के अंदर ये जो गर्दिशी कर्जा है 2 गुना करके गए हैं। आज तो तेल भी $100 का है और डॉलर भी ये 200 के ऊपर पहुंचा के गए हैं। तो उसके बाद आज ईंधन की कॉस्ट 13-14 रुपए आ रही है। इसीलिए हम उन पावर प्लांट्स को पैसे नहीं मुहैया कर पा रहे जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग कंट्रोल कर लेंगे हम इन सारी प्रॉब्लम से बखूबी वाकिफ हैं, इनकी बदनीयती से भी वाकिफ है कि किस तरह से ये बारूदी सुरंगें लगा के गए और ईमानदारी के साथ पुख्ता हमारे पास ये यकीन है, अज़म है कि हम इन चैलेंजेस का सामना करेंगे और लोगों को रिलीफ जल्द